Now I am going to continue my explanation of SST chapter 13. Now see, battles over Bengal. The battles fought in Bengal were very important as Bengal was one of the richest provinces in India at that time. At that time Bengal was a rich state. So battles fought in Bengal were very important. उस समय बंगाल जो था वो एक richest state था इंडिया में. सो द बैटल्स विच वर फॉट इन बंगाल, जो बंगाल में जो भी बैटल्स हुई थी वर वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. द EAIC फॉट 2 बैटल्स टू गेन कंट्रोल ओवर द प्रोविंस ऑफ बंगाल. अब EAIC ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी टू गेन कंट्रोल ओवर द प्रोविंस ऑफ बंगाल. बंगाल के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए 2 बार उन्होंने लड़ाई लड़ी. नाउ सी फर्स्ट वन इज द बैटल ऑफ पलासी. जो पहला उनका युद्ध था वो था बैटल ऑफ पलासी. दैट वॉज फॉट बिकॉज द ब्रिटिश वर मिस यूजिंग द ट्रेड प्रिविलेजेस गिवन टू देम बाय द फॉर्मर नवाब्स एंड नॉट पेइंग ड्यूटी. जो पहली लड़ाई हुई थी वो इस वजह से हुई थी बिकॉज द ब्रिटिश वर मिस यूजिंग, ब्रिटिश जो थे वो मिस यूज कर रहे थे, वो गलत यूज कर रहे थे द ट्रेड प्रिविलेजेस. मीन्स a special benefit that is available only to a particular person or a group. जो एक स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, उसको हम प्रिविलेजेस कहते हैं. तो वो जो था वो ट्रेड का जो था वो मिस यूज कर रहे थे, जो उनको दिया गया था बाय द फॉर्मर नवाब्स. और वो दिया किसने था? जो उस समय के नवाब थे. एंड नॉट पेइंग ड्यूटी. ड्यूटी मीन्स टैक्स. एंड द ब्रिटिशर्स वर नॉट ऑल्सो नॉट पेइंग द टैक्स. दे हैड ऑल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग देयर आर्मी. उन्होंने अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दी. एंड एक्सपैंडिंग देयर बेस एट कलकत्ता. और कलकत्ता में वो लोग आकर बस गए. दिस वॉज अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद्दौला's परमिशन. और ये सब सिराज उद्दौला की परमिशन के बिना हो रहा था. द ब्रिटिश एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द बैटल. और उस समय की लड़ाई में ब्रिटिश जो थे उन्होंने जीत हासिल की. सिराज उद्दौला वॉज कैप्चर्ड. सिराज उद्दौला को पकड़ लिया एंड पुट टू डेथ. और उनको जेल में डाल दिया जिससे उनकी डेथ हो गई. एंड मीर जाफर वॉज मेड द रूलर ऑफ बंगाल. और मीर जाफर को बंगाल का रूलर बना दिया गया. अ फ्यू ईयर्स लेटर द बैटल ऑफ बक्सर ब्रोक आउट. फिर कुछ दिन बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम के बीच में और EAIC के बीच में. द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड यूज्ड देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पलासी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने अपनी हैड यूज्ड देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पलासी टू गेट अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस फ्रॉम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम. उन्होंने भी जो लड़ाई लड़ी उसमें उन्होंने बहुत सारी प्रिविलेजेस लेने के लिए, बहुत सारे बेनिफिट्स लेने के लिए, बहुत सारी वैल्यूएबल थिंग्स लेने के लिए उन्होंने मीर कासिम से लड़ाई लड़ी. द कंपनी ऑफिशियल्स ऑफन मिस यूज्ड दीज प्रिविलेजेस. और उस समय के जो ऑफिशियल्स थे वो मिस यूज करते थे प्रिविलेजेस का. एंड रिड्यूस द इनकम ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल. और बंगाल की जो इनकम थी उसका वो मिस यूज करते थे. और दिन भर दिन वो जो इनकम जो थी वो रिड्यूस होती चली गई, कम होती चली गई. टायर्ड ऑफ दिस प्लंडर बाय द ब्रिटिश. प्लंडर मीन्स टू टेक वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम अ प्लेस यूजिंग फोर्स समटाइम्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज. और ज़बरदस्ती वो जो लेते थे. टायर्ड ऑफ दिस प्लंडर बाय द ब्रिटिश. अब ब्रिटिश जो ज़बरदस्ती सब चीज़ें छीन रहे थे या जब सब चीज़ें ले रहे थे, इससे मीर कासिम डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द कंपनी. तो मीर कासिम ने वॉर डिक्लेयर कर दी कंपनी के अगेंस्ट में. ही वॉज सपोर्टेड इन दिस वॉर बाय द नवाब ऑफ अवध. और इस वॉर में अवध के जो नवाब थे शुजा उद्दौला, उन्होंने इनको सपोर्ट किया. एंड द मुगल एम्परर शाह आलम II. और मुगल एम्परर जो शाह आलम II थे उन्होंने भी इनकी हेल्प की. द ब्रिटिश एमर्ज विक्टोरियस अगेन. लेकिन ब्रिटिश जो थी वो फिर से इस लड़ाई को जीत गई. नाउ सी स्ट्रेंथिंग ऑफ द कंपनीज पावर.
After the Battle of Plassey and Buxar, the EIC introduced other policies to further strengthen its position in India. अब पलासी की लड़ाई के बाद और बक्सर की लड़ाई के बाद EIC इंट्रोड्यूस अदर पॉलिसीज. EIC ने कुछ और पॉलिसीज निकाली ताकि वो जो अपनी पोजीशन को इंडिया में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें. नाउ सी द सब्सिडरी अलायंस. नाउ सी व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस. यू सी सब्सिडरी अलायंस क्या होता है. सब्सिडरी अलायंस एक तरह का एक टैक्स होता है जो उनको पे करना पड़ता है. नाउ सी ये सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ऊपर लगाया था. देखिए क्या है ये. द सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस बाय मार्कस वेलेस्ले. इसको सबसे पहले मार्कस वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया जो कि गवर्नर जनरल थी इंडिया की. इट स्टार्टेड दैट इंडियन रूलर्स who were under the protection of British. It stated that Indian rulers who were under the protection of British would have to maintain a permanent British army in their kingdom. अब इसमें ये था कि जो भी इंडियन रूलर्स थे और वो ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में थे उनको एक ब्रिटिश आर्मी मेंटेन करके रखनी थी अपने किंगडम में. दे ऑल्सो हैड टू पे फॉर इट्स अपकीप. उनके मेंटेनेंस के लिए उनको मनी भी पे करना था. द इंडियन रूलर्स ऑल्सो हैड टू कीप अ ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड रेसिडेंट्स एट देयर कोर्ट्स. और अपने कोर्ट में इंडियंस को ब्रिटिश ऑफिशियल रखना था, कंपलसरी था, जिसको कि रेसिडेंट कहा जाता था. द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी थे, इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिसी. उन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग एनी इंडियन किंगडम, कोई भी इंडिया का जो राज्य था विच वॉज ऑलरेडी अंडर द सब्सिडरी अलायंस, जो पहले से ही सब्सिडरी अलायंस के अंडर में था, हैड टू गिव अप इट्स टेरिटरी. उनको अपनी टेरिटरी मीन्स अपने प्लेस को छोड़ देना था टू द ब्रिटिश. मीन्स दे हैव टू गिव टू द ब्रिटिश इफ द रूलर डिड नॉट हैव अ नेचुरल मेल हेयर. अगर किसी भी ब्रिटिश रूलर का अगर कोई भी मेल हेयर नहीं था, मेल हेयर मीन्स कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं था, कोई उसका बेटा नहीं था, तो उनको इंडियंस को अपनी टेरिटरी को छोड़ देना था. मीन्स उनको उनके हवाले कर देना था. नाउ सी रिवॉल्ट ऑफ 1857. द EIC's रूल अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी. अब EIC ने जो रूल किया उससे लोगों की लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट हुआ. द इंडियन सिपॉयज़, और कौन कौन थे वो इंडियन सिपॉयज़ जो थे उनके ऊपर, हु वर्कड इन द ब्रिटिश आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे. और पुअर पीजेंट्स, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स, जो गरीब फार्मर्स थे उनके ऊपर बहुत इफेक्ट किया. द लोकल इंडियन रूलर्स, और जो वहाँ के लोकल इंडियन रूलर्स थे. एंड लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स थे. लैंडलॉर्ड कौन होते हैं? अ पर्सन हु ओन्स लैंड एंड रेंट्स टू टेनेंट्स टू कल्टिवेट्स, जो कि अपनी ज़मीन दूसरों को किराए पर देते थे खेती करने के लिए. ऑल सफर्ड अंडर द अनजस्ट कंपनी रूल. तो ये जो अनजस्ट कंपनी थी, अनजस्ट मीन्स विच वॉज नॉट ट्रू, जो बहुत ही गलत ढंग से रूल कर रही थी, इससे सब लोग जो थे उस समय सफ़र कर रहे थे. इट वॉज द इंडियन सिपॉयज़ इन द ब्रिटिश आर्मी हु फाइनली रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश. ये जो इंडियन सिपॉयज़ थे इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई. द चीफ कॉजेज फॉर देयर डिसकंटेंट इंक्लूडेड, अब वो कौन कौन से रीज़न थे जिसके पीछे उन्होंने आवाज़ उठाई और जिसकी वजह से वो डिससेटिस्फाइड थे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे ब्रिटिशर्स से. हाँ, अब उस वो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? इंक्लूडेड द पेमेंट ऑफ लोअर, इंक्लूडेड द पेमेंट ऑफ लोअर, और उनको जो था लो पेमेंट किया जाता था. लो पेमेंट मीन्स कम पेमेंट किया जाता था, उनको सैलरी कम दी जाती थी देन ब्रिटिश सोल्जर्स को सैलरी ज़्यादा दी जाती थी, लेकिन जो इंडियन के सिपाहीज थे उनको सैलरी कम दी जाती थी. पुअर कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर इंडियन सोल्जर्स, और इंडियन सोल्जर्स के लिए जो सर्विस दी जाती थी वो बहुत ही पुअर कंडीशन की थी. एंड द रिजर्वेशन ऑफ हायर पोस्ट इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी फॉर जस्ट द ब्रिटिश.
और अगर किसी हाई पोस्ट पर अगर रखा जाता था तो सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही रखा जाता था, उसमें इंडियंस को नहीं रखा जाता था। दिस रिवोल्ट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये रिवोल्ट जो शुरू हुआ था इसको कहा जाता था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मीन्स देश की आज़ादी के लिए फर्स्ट वॉर। सून द फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन एंड द रूलर्स ऑफ सम इंडियन किंगडम ज्वाइन द रिवोल्ट। और जल्दी ही बहुत सारे लोगों ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। फार्मर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे और वहाँ के जो रूलर्स थे, जो किंग थे, वो सब लोगों ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफ़र द लास्ट मुगल एम्परर। और बहादुर शाह जफ़र जो थे वो लास्ट मुगल एम्परर डिक्लेयर किए गए एज देयर लीडर। हाउएवर द ब्रिटिश क्रश्ड द रिवोल्ट विद एन आयरन हैंड। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को भी, इस लड़ाई को भी दबा दिया विद एन आयरन हैंड। आयरन हैंड मैंने बहुत ही रूड वे में, रूडली उन्होंने उसको क्रश किया, उसको दबा दिया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रॉट एन एंड टू द EIC's रूल इन इंडिया। और 1857 का जो रिवोल्ट था उसने EIC के रूल का एंड कर दिया। द पावर टू गवर्न इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंपनी टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। अब ये जो पावर जो थी इंडिया को गवर्न करने के लिए, इंडिया को रूल करने के लिए, ये कंपनी से क्वीन ऑफ इंग्लैंड को ट्रांसफ़र कर दी गई। विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। विक्टोरिया जो थी, क्वीन विक्टोरिया, वो इंडिया की एम्प्रेस बनी एंड एम्प्रेस मीन्स महारानी बनी। एंड इंडिया बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी। और इंडिया जो थी अब ब्रिटिश कॉलोनी बन गई थी। कॉलोनी मीन्स अ कंट्री अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री। कॉलोनी का मीनिंग होता है कि जो किसी दूसरी कंट्री के कंट्रोल में हो। द क्वीन अपॉइंटेड अ वाइसरॉय। क्वीन ने वाइसरॉय अपॉइंट किया टू एडमिनिस्टर इंडिया, इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। तो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइसरॉय? अ पर्सन हु इज सेंट बाय अ किंग और क्वीन टू रूल ओवर अनदर कंट्री। मीन्स कोई भी राजा या रानी जो है वो किसी दूसरी कंट्री को रूल करने के लिए किसी पर्सन को सेंड करती हैं, उसको कहते हैं वाइसरॉय। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।